हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज़ न्यूज़पेपर डिस्कशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है फॉरेस्ट राइट एक्ट से रिलेटेड है। ये आर्टिकल आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है कि इंडियाज़ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम एक्सक्लूजनरी लॉज ग्लोबली। ये आर्टिकल बात करता है कि ग्लोबली जो फॉरेस्ट का कंजर्वेशन की जो प्रैक्टिस है उसमें ये माना जाता है कि फॉरेस्ट इज़ ए प्रेस्टीन एरिया, इट इज़ ए प्रेस्टीन रिसोर्स। यहाँ पर किसी भी तरीके का ह्यूमन इंटरवेंशन एक्सेप्टेबल नहीं है। जो भी ह्यूमन इंटरवेंशन है उसको हमें एलिमिनेट करना है, इंक्लूडिंग कि जो इंडिजिनस पीपल वहाँ पे ऑलरेडी सदियों से रह रहे हैं उनको भी वो वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं, हटा देते हैं कि ये लोग यहाँ से हट जाएंगे तो हम फॉरेस्ट को ईजिली कंजर्व कर पाएंगे, हम जैसे चाहें वैसे उसको मैनिपुलेट कर पाएंगे। इसकी जो लीगेसी है, जो ये ट्रेडिशन कॉलोनियल इंडिया में भी था कि फॉरेस्ट एक्ट्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वेरियस फॉरेस्ट एक्ट्स लेके आए जिसमें कि जो वहाँ के रहने वाले ट्राइब्स थे उनको वहाँ से बाहर कर दिया, या उनके जो फॉरेस्ट राइट्स थे, जो फॉरेस्ट में उनकी एक्टिविटीज़ थी जिसके ऊपर उनका लाइवलीहुड डिपेंड करता था, उसको उन्होंने डिनाई कर दिया, उनसे छीन लिया, है ना। तो उसकी वजह से इंडिया में कई सारे रिवोल्ट्स भी हुए, कई सारे स्मॉल स्केल रिवोल्ट्स हुए। तो ये आर्टिकल यही बात करता है बेसिकली। तो इस आर्टिकल से रिलेटेड ऐसी कौन सी प्रोविजंस हैं, ऐसे कौन से टॉपिक है जो हमें यूपीएससी के लिए पढ़ना चाहिए। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पर्सपेक्टिव से, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में लाया गया था। इसके की प्रोविजंस क्या हैं? सबसे पहले तो ये है कि ये 13 टाइप्स के राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है ऑफ द पीपल लिविंग देयर इंडिजिनसली। पहला क्या है कि इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स। इंडिविजुअल के पास राइट है फॉरेस्ट लैंड को होल्ड करने का फॉर द पर्पज ऑफ देयर सस्टेनेंस एंड वहाँ पर रहने का। इट इज़ अप्लाइड टू लैंड अंडर कल्टिवेशन, मीन्स अगर वो वहाँ पे खेती वगैरह कर रहे हैं तो उसका भी उनको उसके राइट को सिक्योर किया गया है अंडर दिस एक्ट। नो राइट्स ओवर फॉरेस्ट लैंड क्लियर्ड फॉर नेचुरल वेजिटेशन आफ्टर दिस डेट। किस डेट? ये कट ऑफ डेट है। यहाँ तक जो भी लोग जिस भी फॉरेस्ट में रह रहे हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट किया गया है। उसके बाद में किसी और ट्राइब को या किसी और कम्युनिटी को वो राइट्स नहीं दिए गए हैं। कम्युनिटी के राइट्स हैं कौन से? कि राइट ऑफ एक्सेस एंड यूज ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं छोटे छोटे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जिनका यूज करके ट्राइबल्स या फिर जो फॉरेस्ट एरिया में जो लोग रह रहे हैं वो अपना लाइवलीहुड चलाते हैं। जैसे तेंदू लीव्स, है ना, तेंदू लीव्स का यूज़ होता है मेनली बीड़ियाँ जिस पत्ते से बनती हैं वो तेंदू लीव्स की बनती हैं। महुआ, है ना, महुआ का यूज़ कई सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए किया जाता है। बैम्बू, है ना, बैम्बू एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। तो इस तरीके का माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का ओनरशिप किसकी है? कम्युनिटी की, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी कम्युनिटी की। घास चराना, है ना, ग्रेजिंग एरियाज़। वाटर बॉडीज़ छोटी छोटी हैं और वहाँ से फिशिंग करना। ट्रेडिशनल सीजनल रिसोर्स एक्सेस फॉर नोमैडिक कम्युनिटीज़। राइट टू कलेक्ट एंड डिस्पोज ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कौन से? ऐसे जो बड़े पेड़ नहीं है लेकिन छोटे छोटे, जैसे कीकड़ हो गया, है ना, झाड़ियाँ हो गई कोई, या छोटे छोटे बैम्बू हो गए। बैम्बू तो वैसे भी एक ग्रास की कैटेगरी में आता है। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स। ग्राम सभाज कैन क्लेम राइट्स टू प्रोटेक्ट, रीजनरेट, कंजर्व एंड मैनेज फॉरेस्ट्स ट्रेडिशनली यूज्ड बाय द कम्युनिटी। फॉरेस्ट आर अलाउड फॉर डेमोक्रेटिक एंड इकोलॉजिकल मैनेजमेंट बाय द कम्युनिटी। मतलब फॉरेस्ट का जो मैनेजमेंट है वो वहाँ की कम्युनिटी ही करेगी, जो कि ग्राम सभा है। राइट्स ऑफ रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। जब भी कभी फॉरेस्ट ड्वेलर्स को डिस्प्लेस किया जाता है तो ये उनका राइट है कि जो भी गवर्नमेंट उनको डिस्प्लेस कर रही है वो उनको कहीं ना कहीं रिहेबिलिटेट करेगी और रीसेटल करेगी। अब ये फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंडर प्रोटेक्ट होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? सबसे पहला तो है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं, जो भी वहाँ रह रही हैं, दे मस्ट रिजाइड इन फॉरेस्ट एरियाज बिफोर किस डेट? बिफोर दिस डेट।
Their livelihood should be dependent on forest for bona fide livelihood needs. They have occupied the land before 13 December 2005. अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ये क्या है? ये तो देखिए ट्रेडिशनल हैं, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स. अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स मस्ट reside in forest areas for at least 3 generations, that is 75 years, depend on forest for livelihood, prove continuous residence and dependence. तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन लेने के. अब इसकी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है? देखिए कि ग्राम सभा जो है वो प्राइमरी अथॉरिटी है किसके लिए? टू आइडेंटिफाई एलिजिबल क्लेमेंट्स, टू वेरीफाई एंड पास रेजोल्यूशंस ऑन क्लेम्स, मैनेज कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज. सारी पावर जो हैं इसमें ग्राम सभा को दी हुई हैं. सब डिविजनल लेवल कमेटी होती है जो ग्राम सभा के जो रेजोल्यूशन है उनको स्क्रूटिनाइज करती है और रिकॉर्ड्स बनाती है. डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है, ये फाइनल अथॉरिटी होती है टू अप्रूव और रिजेक्ट क्लेम्स अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा. रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स ओवर प्रोटेक्टेड एरियाज. Forest Rights Act allows recognition of rights even inside national parks, sanctuaries and tiger reserves. Relocation is only possible after Gram Sabha consent and provision of secure livelihood alternatives. Right to protect traditional knowledge and cultural diversity means जो forest area में जो लोग रह रहे हैं उनकी कुछ traditional knowledge होगी regarding medicines and various other uses of forest produces, है ना, किस किस तरीके से अलग अलग फॉरेस्ट प्रोड्यूस को आप यूज़ कर सकते हैं, उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज है. तो उसको प्रोटेक्ट किया गया है इस एक्ट के अंदर कि उनका जो बेनिफिट है अनड्यू बेनिफिट कोई ना उठा सके. जैसे मान लीजिए किसी ट्राइबल पर्सन को ये पता है कि किसी प्लांट में कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी है और उसके बारे में किसी और को जानकारी नहीं है, या 2 प्लांट्स के जूस को मिलाने से कोई मेडिसिन बनाई जा सकती है. अब कोई ट्रैवलर आया, मान लीजिए उसको ये बात पता चल गई है ना, या कोई रिसर्चर आया कुछ और रिसर्च करने, लेकिन उसको ये बात पता चल गई और उसने ये सीक्रेट फार्मूला अपने नाम पर पेटेंट करा लिया और उसका इकोनॉमिक बेनिफिट लेने लगा. तो इस जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट उस पर्सन को मिल रहा है उसको वो शेयर करना पड़ेगा विद द पीपल हु ओन्स दिस इंफॉर्मेशन. Role in conservation and sustainable use. Forest Rights Act empower forest communities to conserve forest ecosystems, sustain biodiversity through traditional knowledge and participate in climate resilience through local forest governance. कौन से लॉज एंड पॉलिसीज़ हैं जो फॉरेस्ट राइट एक्ट से लिंक्ड हैं? सबसे पहला तो है पीसा एक्ट, मीन्स द पंचायत extension to scheduled areas. पहला तो ये एक्ट है. नॉर्मली तो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के अंडर पंचायत जो लोकल बॉडीज़ हैं उनका जो अरेंजमेंट किया गया है, जो प्रोविज़न किया गया है नॉन शेड्यूल्ड एरिया में, वो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के अंडर आता है. अब शेड्यूल्ड एरिया में जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पर जो पंचायत का अरेंजमेंट है, एस्टैब्लिशमेंट है, वो पीसा एक्ट के अंडर किया गया है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इट इज़ ऑल्सो इंक्लाइन टू फॉरेस्ट राइट्स एक्ट. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, इसमें क्या है कि डिफरेंट इंटरवेंशंस जो हैं उनको रेगुलेट किया जाता है इन द फॉरेस्ट एरिया एंड नेशनल पार्क्स एंड अदर कंजर्वेटिव एरियाज. अब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं, जैसे ग्राम सभा की कंसेंट ज़रूरी होगी अगर आपको माइनिंग वगैरह करनी हो, डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड करना हो फॉर सर्टेन अदर पर्पसेस, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स को अगर आपको एग्रीवेट करना है या कम्युनिटी फॉरेस्ट का यूज़ किसी और चीज़ के लिए करना है तो उसके लिए ग्राम सभा, वहाँ की ग्राम सभा का कंसेंट जो है मैंडेटरी है. अभी रिसेंटली क्या किया है कि ड्राफ्ट बायोडाइवर्सिटी रूल 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने सजेस्ट किया है
कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स शुड बी अलाइंड विद फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बेस्ड ग्राम सभा गवर्नेंस। 30-30 टारगेट ये ग्लोबल गोल है। इट एम्स टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ लैंड एंड सीज बाई 2030। OECM अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। It is a new conservation tool under Convention on Biological Diversity, Kunming-Montreal Framework. Forest Rights Act based governance could be integral here। मतलब जो फॉरेस्ट राइट बेस्ड गवर्नेंस है, जो लोकल गवर्नेंस है, वो इस इनिशिएटिव के अंदर जो भी टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करता है। ये टारगेट क्या है कि ये लोकलाइज्ड एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स हैं कि जैसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इंडिया में हैं, है ना, तो वहाँ पर क्या क्या कंजर्वेशन मेजर्स लिए जाने चाहिए, इस तरीके के एरिया के अंदर क्या क्या कंजर्वेशन लिए जाने चाहिए, इस मैकेनिज़्म के अंदर उनको कोऑपरेट करता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है पावर आउटेज इन स्पेन एंड पोर्तुगल। अभी देखिए 3-4 दिन से द हिंदू न्यूज़पेपर में या कई सारे न्यूज़पेपर्स में ये न्यूज़ काफ़ी पॉपुलर है या काफ़ी डिबेटेड है कि स्पेन एंड पोर्तुगल में एक लार्ज स्केल पावर आउटेज हुआ है जहाँ पर उनकी एटलीस्ट 30% पावर कट हो गई थी। ठीक है, ये आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर द हिंदू में पब्लिश हुआ है कि स्पेन ब्लैकआउट हाईलाइट्स द ग्रेट चैलेंज फॉर रिन्यूएबल। अब ये आर्टिकल तो 3-4 दिन से इस पर पब्लिश हो रहे थे, इस मैटर पर रिलेटेड, लेकिन मैं 3-4 दिन बाद इसको डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि अब तक ये इसका जो भी जिस्ट था, जो भी कंटेक्स्ट था, वो लगभग कंप्लीट डिस्कस हो चुका है। तो एक होलिस्टिक अप्रोच और होलिस्टिक कवरेज यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो हुआ क्या था कि एक मैसिव ब्लैकआउट हुआ था स्पेन में और पोर्तुगल में। Exact cause is still unclear, but it raised concerns over impact of high renewable penetration on grid stability. At the time, 70% of Spain's electricity came from solar and wind power। देखिए पोर्तुगल और स्पेन में रिन्यूएबल एनर्जी पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है। इवन वहाँ का लगभग 70% वहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से बनाई जाती है। अब इससे क्या पता चला है कि ग्रिड जो है, एक तो थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, दूसरा सोलर और विंड जैसे रिन्यूएबल मेथड से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, तो इनकी ग्रिड की जो इंटरऑपरेबिलिटी है ये थोड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि रिलायबिलिटी प्रॉपर नहीं है और सप्लाई प्रॉपर नहीं है। जैसे सोलर आप दिन में तो पैदा कर सकते हो लेकिन रात को नहीं, तो ग्रिड पे जब सोलर ग्रिड से कनेक्ट होगा तो दिन के समय तो ग्रिड में अच्छा खासा लोड रहेगा, लेकिन रात को लोड नहीं रहेगा, रात को सप्लाई कम हो जाएगी, तो वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वाई द ग्रिड इज़ चैलेंज्ड बाय रिन्यूएबल्स? बिकॉज देयर इज़ लैक ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब क्या है कि ट्रेडिशनल जो पावर प्लांट होते थे, जो कोल, गैस और न्यूक्लियर से चलते थे, दे यूज स्पिनिंग टर्बाइंस दैट हेल्प स्टेबलाइज द ग्रिड फ्रीक्वेंसी। मतलब टर्बाइन तो आप 24 घंटे चलाते रहोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और नॉर्मली जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो 50 हर्ट्ज़ की होनी चाहिए, जो वो मेंटेन कर सकते हैं। सोलर एंड विंड क्या होता है कि ये डिपेंड करते हैं अपॉन वेदर एंड डे टाइम। ठीक है, डे एंड नाइट टाइम। अब जैसे कभी विंड जो हैं 24 घंटे एक तरह से तो नहीं चलती हैं, और ऐसे ही डेली सनलाइट की इंटेंसिटी सेम नहीं होती है, और दिन में होती है सनलाइट, रात को नहीं होती है, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो वेरी करता है। इंटरमिटेंसी, सोलर एंड विंड आर वेदर डिपेंडेंट। व्हेन द सन डजंट शाइन और विंड डजंट ब्लो, एनर्जी सप्लाई ड्रॉप्स सडनली, रिस्किंग ब्लैकआउट्स इफ बैकअप्स आरंट रेडी। नीड फॉर फास्ट रेस्पॉन्स, फास्ट जब जैसे ही एनर्जी सप्लाई कम होती है तो किस पर लोड ज़्यादा आएगा? ज़्यादा लोड आएगा किस पर? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऐसी मैकेनिज्म है जो वेदर डिपेंडेंट नहीं है, जैसे हाइड्रो हो गया, न्यूक्लियर हो गया, थर्मल प्लांट्स हो गया, तो इन पर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब इन पर लोड ज़्यादा हो जाएगा, सप्लाई कम होगी, तो ये क्या करेंगे? स्ट्रेस्ड हो जाएंगे, तो इनके फेलियर का चांस ज़्यादा हो जाता है। स्टोरेज की लिमिटेशन, स्टोरेज नहीं कर सकते आप, रिन्यूएबल एनर्जी आपने बना भी दी तो उसको स्टोर नहीं कर सकते। अब देखिए इससे रिलेटेड इंडिया को क्या सीखने की ज़रूरत है।
इंडिया के भी INDC ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, है ना, NDC ऑब्जेक्टिव्स हैं अंडर पेरिस क्लाइमेट समिट, है ना, अंडर पेरिस क्लाइमेट समिट जो हुआ था उसके अंदर इंडिया ने कुछ नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस प्लेज किए थे कि हम एटलीस्ट इतना काम तो करेंगे टू टैकल द क्लाइमेट चेंज। सबसे पहला क्या है कि जैसे हम अपनी नॉन फॉसिल फ्यूल की जो कैपेसिटी है उसको हम करेंगे 500 गीगावाट तक, है ना, 500 गीगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी हम नॉन फॉसिल फ्यूल से बनाएंगे बाई 2030। रिन्यूएबल एनर्जी शेयर हम टोटल एनर्जी प्रोडक्शन का 50% कर देंगे बाई 2030। एमिशन इंटेंसिटी हम रिड्यूस करेंगे, जो हमारा इकोनॉमी है उसका एमिशन इंटेंसिटी हम 45% से घटा के हम 45% से रिड्यूस कर देंगे, जो हमारा 2005 में था। मान लीजिए एमिशन इंटेंसिटी हमारा अगर 30% था तो 45% इसका कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, लगभग ये 16, तो लगभग 16.5 के आसपास 16.5% एमिशन इंटेंसिटी रह जाएगी, है ना। कार्बन सिंक एनहांसमेंट कि इंडिया जो है 2030 तक 3 बिलियन टन्स का कार्बन सिंक क्रिएट करेगा अपने कंट्री में, अपने यहाँ। नेट जीरो एमिशन गोल है हमारा कब तक का, 2017 तक। हमें 2070 तक नेट जीरो एमिशन क्रिएट करना है अपने कंट्री में। अब चैलेंजेस क्या हैं, अब देखिए यहाँ से जो चैलेंजेस हैं ये चैलेंजेस इंडिया में भी एप्लीकेबल हैं, ठीक है। और क्या है, जैसे ग्रिड स्टेबिलिटी इज ए बिग चैलेंज। ग्रिड स्टेबिलिटी मैंने आपको अभी बताया कि जो ट्रेडिशनल पावर सप्लाई सिस्टम्स हैं वो तो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन जो रिन्यूएबल एनर्जी के सप्लाई सोर्स हैं वो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर सकते, तो कभी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा हो जाएगी कभी कम हो जाएगी, तो उससे क्या है कि ग्रिड स्टेबिलिटी खतरे में आ जाती है। एनर्जी स्टोरेज नहीं है प्रॉपर, कभी ऐसा हो कि जैसे ज़्यादा एनर्जी सोलर से प्रोड्यूस हो रही है, आज धूप ज़्यादा है तो उस एक्सेस एनर्जी का हम करें क्या, अगर उतनी डिमांड नहीं है तो ग्रिड में क्या होगा, ग्रिड पर स्ट्रेस बढ़ेगा। हाई अपफ्रंट कॉस्ट, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स बहुत महंगे होते हैं। पॉलिसी गैप्स, इनकंसिस्टेंट रेगुलेशंस एंड पॉलिटिकल हर्डल्स स्लो डाउन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। पॉलिटिकल हर्डल्स क्या हो सकते हैं, जैसे लैंड का प्रॉब्लम हो सकता है ना, फंडिंग की इश्यू हो सकती है, फंडिंग नहीं रिलीज हो रही है। लैंड एंड एनवायरनमेंट सेम। सोशल एक्सेप्टेंस, लोग ज़्यादातर अभी सोलर, अब देखिए सोलर काफ़ी हद तक रिलायबल है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में लगभग 300 दिन सनलाइट होती है, कंप्लीट सनलाइट होती है 300 दिन, है ना। लेकिन लोग अभी भी सोलर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, सोलर को अपने घरों में लगा नहीं रहे हैं, इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो बिलीव नहीं करते इस चीज़ के ऊपर कि सोलर से भी हम अपने घर का पूरा लोड ले सकते हैं, पूरा लोड चला सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि हमें पावर की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल ना हो पाए। सप्लाई चेन रिस्क, रिलायंस ऑन रेयर मटेरियल्स लाइक लिथियम एंड कोबाल्ट क्रिएट्स ग्लोबल सप्लाई वल्नरेबिलिटीज़। अब देखिए हमारे यहाँ सोलर पैनल की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ के लिए रॉ मटेरियल्स मेनली कहाँ से आता है, चाइना से इंपोर्ट किया जाता है ना। अब चाइना के साथ अगर कभी भी इस तरीके का माहौल बन जाए कि चाइना कह दे कि हम आपको सोलर पैनल देंगे ही नहीं, अब आप कहाँ से खरीदोगे, तो आपको यूरोप से लेना पड़ेगा। यूरोप के सोलर पैनल्स महंगे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सप्लाई चेन रिस्क में झूल रहे हैं। ग्लोबल कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है। स्टेप्स कौन से लिए गए इंडिया से, सबसे पहला तो है नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी मिशन, जैसे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें क्या है कि नेशनल सोलर मिशन को लॉन्च किया गया है और नेशनल विंड एनर्जी मिशन को लॉन्च किया गया है। इंडिया का एम क्या है कि 500 गीगावाट हमको नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी बनानी है 2030 तक। सोलर एनर्जी डेवलपमेंट, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर्स। लार्जेस्ट सोलर पार्क कहाँ पे है, भाडला में, भाडला है ना, गुजरात में है ये भाडला। जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन सेट ए टारगेट ऑफ 100 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी बाई 2022। इंडिया एक्सीडेड दिस टारगेट। विंड पावर का हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। पॉलिसी एंड रेगुलेटरी सपोर्ट क्या दे रहे हैं कि हम नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी पर हम फोकस कर रहे हैं। हमने रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा कन्वीनियंट और एक्सेप्टेबल बनाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स इशू किए हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट्स इंट्रोड्यूस किए हैं,
ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स देखिए क्या होते हैं कि मान लीजिए आप कोई इंडस्ट्री चला रहे हैं ना, कोई फैक्ट्री चला रहे हैं मान लीजिए, इस फैक्ट्री के लिए आपको पावर की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की। अब आप अगर अपनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी कर रहे हैं तो एक तो मैंडेटेड है कि आपको 30-40% गवर्नमेंट का कुछ क्राइटेरिया है कि इसके इतना तो कम से कम आपको रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप 30% के बजाय 50% या 60% के आसपास अपना रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, तो एक्सेस जो 20-30% है उसके अगेंस्ट आपको रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, जिनको आप ट्रेड कर सकते हो ऐसी दूसरी फैक्ट्री या कंपनी के साथ में जो अपने रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट को मीट नहीं कर पाए हैं। तो एक तरीके से एक विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। पावर परचेज एग्रीमेंट्स क्या हैं कि जो पावर ग्रिड्स हैं, है ना, जो पावर ग्रिड्स हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि आप एटलीस्ट इतना परसेंट, कुछ परसेंट है, 10% है या 20% है, इतना परसेंट आपको अपने ग्रिड में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो रिन्यूएबल एनर्जी से देनी पड़ेगी। एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस, इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है हेविली इन एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस अंडर नेशनल एनर्जी स्टोरेज मिशन। इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड ग्रीन ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज़, इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहा है अंडर फेम स्कीम। ग्रीन फाइनेंसिंग इंडिया ने इंट्रोड्यूस करी है थ्रू क्लीन एनर्जी फंड्स एंड ग्रीन बॉन्ड्स। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इनिशिएटेड बाय इंडिया promotes solar energy financing and cooperation among solar rich countries. Decentralized renewable energy जैसे रूफटॉप सोलर, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम्स, रूफटॉप सोलर सिस्टम, है ना, और पीएम कुसुम एक स्कीम है जिसमें जो फार्मर्स हैं उनको सोलर पंप्स दिए गए हैं, है ना, सोलर पंप्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिससे कि अपने वो फार्म्स में लगा के उनसे सिंचाई कर सकें। सौभाग्य स्कीम को लॉन्च किया गया है जिसमें हर घर तक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड किया गया है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडिया इज़ देयर एम। इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल्स इनटू ग्रिड, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हम कर रहे हैं थ्रू इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। अब देखिए कास्ट सेंसस से रिलेटेड आज 2 आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। एक तो ये है कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स और यहाँ पर ये है द इम्प्लीकेशंस ऑफ कास्ट एन्यूमरेशन। अब देखिए आर्टिकल में बहुत सारी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन से बात करी गई है, लेकिन हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, एक तो कास्ट सेंसस क्यों ज़रूरी है, कास्ट सेंसस के पीछे का लॉजिक क्या है, क्या प्रोविजंस हैं लॉ में। दूसरा हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि कास्ट सेंसस से क्या फ़ायदा होगा। तीसरा कि कास्ट, क्योंकि कास्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा एक इम्पॉर्टेंट है रिजर्वेशन का। रिजर्वेशंस की हिस्ट्री क्या है, प्रीवियस क्लासेस में मैंने कास्ट सेंसस से रिलेटेड डिटेल डिस्कशन किया है, प्लीज़ वॉच दीज क्लासेस। अभी के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम की हिस्ट्री क्या है, रिजर्वेशन सिस्टम के प्रोविजंस क्या हैं इंडिया के अंदर। अब देखिए इंडिपेंडेंस से पहले 1902 में साहू जी महाराज ने कोल्हापुर में रिजर्वेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया फॉर नॉन ब्राह्मण्स इन एजुकेशन एंड जॉब्स। ब्रिटिश पीरियड में मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में इंट्रोड्यूस किया थ्रू कम्युनल इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। पूना पैक्ट जो हुआ था डॉक्टर BR अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी के बीच में, उसमें रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया था इन प्लेस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। मतलब डिमांड तो सेपरेट इलेक्टोरेट की थी, सेपरेट इलेक्टोरेट मिल भी गया था उस समय, उसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी जी ने अनशन किया और BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में एक पैक्ट हुआ जिसको पूना पैक्ट कहते हैं, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह जॉइंट इलेक्टोरेट्स का प्रोविज़न हुआ और रिजर्वेशन हुआ लेजिस्लेचर्स में एंड अदर प्रोविजंस फॉर देयर सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स रिगार्डिंग रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड जॉब्स। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रिजर्व सीट फॉर SCs एंड STs इन लेजिस्लेचर इन 1935 अंडर सेपरेट इलेक्टोरेट। आज़ादी के बाद में, इंडिपेंडेंस के बाद में क्या प्रोविजंस हुए कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15(4) एंड 16(4) इनेबल्ड द गवर्नमेंट टू इनेबल एफर्मेटिव एक्शंस फॉर SCs, STs एंड सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस।
आर्टिकल 330 टू 342 प्रोवाइडेड पॉलिटिकल, एजुकेशनल एंड जॉब रिजर्वेशंस फॉर SCs एंड STs। अब इससे रिलेटेड कुछ कमीशंस भी अपॉइंट हुए, जैसे काका कालेलकर कमीशन पहला था 1953 में। ये फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन था। इसने 2399 OBC कम्युनिटीज़ को आइडेंटिफाई किया। मीन्स 2399 ऐसी कम्युनिटीज़ थीं जो बैकवर्ड थीं। एंड रिपोर्ट वाज रिजेक्टेड इन 1955 ड्यू टू लैक ऑफ क्लियर क्राइटेरिया एंड पॉलिटिकल विल। एक तो पॉलिटिकल पार्टी कोई भी इसको लागू करने से बच रही थी उस समय, और क्लियर क्राइटेरिया नहीं था कि बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया क्या सेट किया जाए। उसके बाद में मंडल कमीशन 1979 टू 98 में आया। इन्होंने रिकमेंड किया कि 27% रिजर्वेशन होना चाहिए OBCs के लिए इन सेंट्रल जॉब्स एंड एजुकेशन। इट एस्टिमेटेड OBC पॉपुलेशन एट 52% बेस्ड ऑन 1931 कास्ट सेंसस। मीन्स कुछ क्राइटेरिया सेट किए गए OBCs के लिए कि जैसे कौन सी कास्ट किस क्राइटेरिया के बेसिस पर बैकवर्ड कहलाएंगी। इन्होंने फाइंड आउट किया कि लगभग 52% जनता जो है ऑन द बेसिस ऑफ 1931 कास्ट सेंसस, 52% जनता जो है बैकवर्ड है, 52% कास्ट जो है बैकवर्ड है। अब देखिए लास्ट जो कास्ट सेंसस हुआ था ना, कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट सेंसस, वो हुआ था 1931 में। उसके बाद में अभी कास्ट सेंसस होगा, जैसा कि अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। सो मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी वो 1990 में बाई प्राइम मिनिस्टर VP सिंह इम्प्लीमेंट कर दी गई थी। जुडिशियल माइलस्टोन्स क्या हैं कि इसके तुरंत बाद फिर इंदिरा साहनी केस आया। इंदिरा साहनी केस ने 27% जो OBC का कोटा है उसको बोला कि ठीक है ये वैलिड है, बट दे इंट्रोड्यूस्ड क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन फॉर एफ्लुएंट OBCs। जो OBCs ऑलरेडी एफ्लुएंट हैं, पावरफुल हैं, रिच हैं, उनको क्रीमी लेयर में डाल दिया। और रिजर्वेशन के ऊपर टोटल 50% का कैप लगा दिया कि टोटल रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं हो सकता है। इट डिसअलाउड रिजर्वेशंस इन प्रमोशंस, लेटर ओवरटर्न बाय द कोर्ट। अब फेमस केस हुआ M नागराज केस 2006 में। इंदिरा साहनी केस आया था 1992 में। M नागराज केस हुआ 2006 में, जिसमें SC ST के प्रमोशन में कोटा को अपहेल्ड कर दिया, बट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरियाज। अब क्या SC ST के प्रमोशन में कोटा लगाया जा सकता है फॉर SC STs, बट प्रूफ चाहिए कि बैकवर्डनेस ऑफ द कास्ट एंड इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, एंड देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। जर्नैल सिंह केस में 2018 में ये केस आया। जर्नैल सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया द नीड टू प्रूव बैकवर्डनेस ऑफ SCs एंड STs इन प्रमोशंस। मीन्स प्रमोशन में कोटा लगाने के लिए अब आपको बैकवर्डनेस प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये बताना है कि आपका रिप्रेजेंटेशन कितना है। अगर कम है तो कोटा मिल जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। एक्सपेंशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी, प्रमोशंस एंड अमेंडमेंट्स। 77th, 81st एंड 82nd 85th अमेंडमेंट में प्रमोशंस, रिजर्वेशंस इन प्रमोशंस को इनेबल किया गया एंड रिलैक्स्ड क्वालिफाइंग मार्क्स। OBC रिजर्वेशन इन एजुकेशन 2006 में आया। EWS कोटा 2019 में आया, जो कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया, जिसके अंदर 10% कोटा फिक्स किया गया फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस फ्रॉम द जनरल कैटेगरी। दिस provision was upheld by the court in 2022, ruling it does not violate basic structure। उसके बाद गवर्नमेंट ने जस्टिस G रोहिणी कमीशन को अपॉइंट किया। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एग्जामिन सब कैटेगराइजेशन विद इन OBCs टू इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट्स। मीन्स ऐसी कुछ कम्युनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना जिनका ओवर रिप्रेजेंटेशन हो गया है या जो अब OBC के क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठती हैं। तो इसके लिए जस्टिस रोहिणी कमीशन को अपॉइंट किया गया था। की पॉइंट्स इन्होंने क्या थे कि 2017 में सेटअप हुआ था। इन्होंने रिकमेंडेशन क्या दिया था कि सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBCs इनटू 4 ग्रुप्स बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन लेवल्स, कोटाज विद इन 27% OBC रिजर्वेशन, नॉट इंक्रीजिंग टोटल कोटा, इम्प्रूव्ड ट्रांसपेरेंसी इन OBC रिजर्वेशन पॉलिसी। स्टेट लेवल रिजर्वेशन इनिशिएटिव्स क्या लिए हैं कि जैसे तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है, प्रोटेक्टेड अंडर 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आप जानते हैं कि बस तभी चैलेंज हो सकता है जब वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा हो, अदरवाइज कोई भी कोर्ट उसको चैलेंज नहीं कर सकता है।
बिहार में कास्ट सर्वे हुआ 2023 में, और उसमें पता चला कि 60% से ज़्यादा की जो पॉपुलेशन है वो बैकवर्ड है। तो रिजर्वेशन इंक्रीज कर दिया किसमें, 75% हो गया टोटल रिजर्वेशन बिहार में। एससीज़ के लिए 20%, एसटी 2%, ओबीसी 20%, और ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास 20%, और ईडब्ल्यूएस 8%। सॉरी, ईबीसी है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, अति पिछड़ा। महाराष्ट्र में कोशिश की गई कि सुप्रीम कोर्ट, महाराष्ट्र में कोशिश की गई कि 50% जो सीलिंग है सुप्रीम कोर्ट की उसको ब्रीच करके मराठा रिजर्वेशन लागू किया जाए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक आउट कर दिया। सेम चीज़ हुई जाट कोटा के लिए हरियाणा और राजस्थान में आंदोलन हुआ। कुछ कोशिश की गई वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। अभी करंट और इमर्जिंग इशूज़ क्या हैं कि देर इज़ डिमांड फॉर कास्ट सेंसस विच इज़ ड्रिवन बाई आउटडेटेड डेटा। लास्ट कास्ट सेंसस इन 1331। मतलब कह रहे हैं लोग का लॉजिक ये है कि पुरानी कास्ट सेंसस काफ़ी पहले हुई थी, अभी डेटा हमें नया चाहिए, तो इसलिए नई कास्ट सेंसस होनी चाहिए। सब कैटेगराइजेशन, सम ओबीसी सब ग्रुप्स डोमिनेट बेनिफिट्स, दैट्स वाई ओबीसी सब कैटेगराइजेशन इज रिक्वायर्ड एंड इट इज़ रिकमेंडेड बाय द जस्टिस रोहिणी कमीशन। अगला टॉपिक है ओपेक प्लस। इससे रिलेटेड आर्टिकल आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। ओपेक प्लस हेल्दी क्रूड ऑयल मार्केट लुक्स लाइक इट्स कैचिंग ए कोल्ड। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन ओपेक प्लस क्या है इसको हम देख लेते हैं। ओपेक प्लस एक अलायंस है ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़। कौन से मेंबर हैं, सऊदी अरेबिया, टोटल 13 कंट्रीज़ हैं, ये आप देख लीजिएगा। नॉन ओपेक कौन से हैं, 10 कंट्रीज़ हैं। अब ओपेक जो है, ओपेक तो बेसिकली 13 कंट्रीज़ की अलायंस है। ये ऑयल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ये टोटल ओपेक जो है वो 13 कंट्रीज़ की अलायंस है। इसमें 10 कंट्रीज़ और जोड़ दो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं लेकिन ओपेक के मेंबर नहीं हैं, तो इन दोनों को मिला के ओपेक प्लस बनता है। तो प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है कि ओपेक प्लस के मेंबर कौन हैं इनमें से, या ओपेक प्लस क्या है। अभी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है आज कि यूरोप ने नई पॉलिसीज़ लॉन्च की हैं टू अट्रैक्ट ग्लोबल रिसर्चर्स इनटू देयर कंट्रीज़ टू रिवर्स द ब्रेन ड्रेन। अब देखिए, ब्रेन ड्रेन काफ़ी हद तक डिस्कस किया जाता है इंडिया में भी, कि इंडिया से जो ब्रेन है, जो यहाँ का टैलेंटेड ब्रेन है, वो यूएस या यूरोप चला जाता है। तो ये आर्टिकल इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिए, यूरोप लॉन्चेस ए ड्राइव टू अट्रैक्ट रिसर्चर्स आफ्टर यूएस फ्रीजेस फंड्स। इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, यूएस में डोनाल्ड ट्रंप ने जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी फंडिंग पर रोक लगा दी और काफ़ी सारी उन पर उनकी फ्रीडम के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए हैं। उससे रिगार्डिंग काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो यूरोप चाह रहा है कि यूएसए में जो टॉप रिसर्चर्स हैं वो यूएसए को छोड़ के यूरोप में आ जाएं। अब इसके की हाइलाइट्स क्या हैं। चूज़ यूरोप फॉर साइंस इनिशिएटिव यूरोपियन यूनियन ने चलाया है। सुपर ग्रांट प्रोग्राम, जिसमें बहुत सारी ग्रांट्स दी जाएंगी फॉर रिसर्च। न्यू लीगल फ्रेमवर्क फॉर साइंटिफिक फ्रीडम। अब इससे इंडिया को क्या सीखना चाहिए, हाउ कैन इंडिया अट्रैक्ट द ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी एंड हाउ कैन इंडिया रिवर्स इट्स ब्रेन ड्रेन। सबसे पहला तो है कि हमें रिसर्च की फंडिंग और ग्रांट्स में इम्प्रूव करना चाहिए, जो कि एट प्रेजेंट हम सिर्फ 1% ऑफ जीडीपी करते हैं, है ना, मतलब 0.7% करते हैं। सोचिए, टारगेट रखा गया था 1% का, लेकिन अभी बस 0.7 तक है, हमें इसको बढ़ाना चाहिए। कुछ प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं जैसे वज्र, रामानुजन एंड रामलिंग स्वामी फेलोशिप, इस तरीके के और भी प्रोग्राम्स हमें चलाने चाहिए। दूसरा है, हमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, लाइक स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स, इक्विपमेंट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। वी मस्ट क्रिएट इंटरनेशनल रिसर्च पार्क्स, स्पेशल साइंस जोन्स, टैक्स एंड वीज़ा इंसेंटिव्स। वी शुड प्रोवाइड टैक्स एंड वीज़ा इंसेंटिव्स टू फॉरेन रिसर्चर्स। अब देखिए, कहावत कही जाती है कि ऑल इनोवेशंस फ्लो फ्रॉम द फ्रीडम, है ना। तो जब तक आप रिसर्चर्स को ऑटोनॉमी एंड फंडिंग नहीं दोगे, तब तक कोई सिग्निफिकेंट रिसर्च होगी नहीं। ईज ऑफ कोलैबोरेशन एंड मोबिलिटी, अलाउ वीज़ाज एंड लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी। एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम देनी होगी हमें,
हमें इंश्योर करना होगा कि रिसर्चर्स के फील्ड में उनके काम में कोई इंटरफेरेंस ना हो फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक फील्ड। ग्लोबल ब्रांडिंग हमें करनी होगी इंडिया की, कई सारे हमें कैंपेन्स चलाने होंगे टू डिस्कवर इंडिया फॉर रिसर्च, लाइक डिस्कवर इंडिया फॉर रिसर्च। हमें इंडस्ट्री और रिसर्च को आपस में लिंक करना होगा, है ना। एंड क्रिएट कॉम्पिटिटिव चैलेंजेस एंड मिशन मोड प्रोजेक्ट्स लाइक गगनयान नेशनल क्वांटम मिशन। अगला आर्टिकल है WTO से रिलेटेड। अब देखिए WTO में US ने कई सारे क्वेश्चन मार्क रेज किए हैं अंडर इंडियाज़ PLI स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्कीम। आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ खेल रहे हैं, अभी प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहे हैं इकोनॉमी को लेके। अब इस ये आर्टिकल का कौन सा पर्सपेक्टिव, कौन से पॉइंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस आर्टिकल के इंपॉर्टेंट है, ये हम देख लेते हैं। PLI स्कीम आप जानते हैं कि ये एक प्रोडक्शन स्पेशलिटी स्कीम है जिसके अंडर हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स देते हैं कई सारी कंपनीज़ को। टोटल 14 सेक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। इन 14 सेक्टर्स की कंपनी को हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स देते हैं जिससे कि वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं, उससे इंडिया की इकोनॉमी बढ़े और रोज़गार बढ़े। अब USA ने क्या आरोप लगाया है कि इंडिया अपने गुड्स को काफ़ी हद तक सब्सिडाइज़ कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा सब्सिडाइज़ कर रहा है। इसकी वजह से एक ट्रेड इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है विद USA। इंडिया की पोजीशन क्या है कि इंडिया ने इस अपने स्टैंड को डिफेंड किया है बिकॉज इंडिया सेज दैट इट इज़ एम्ड एट रिड्यूसिंग इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट को रिड्यूस करने के लिए ज़रूरी है। और इंडिया लार्जली लैक्स डिस्पाइट बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल स्टील प्रोड्यूसर, है ना। स्टील से रिलेटेड बेसिकली आर्टिकल है, लेकिन इसको आप एज ए जनरल पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का यूज़ हम किस लिए कर रहे हैं कि रिड्यूस इम्पोर्ट्स टू बैलेंस इंडियाज ट्रेड डेफिसिट विद अदर कंट्रीज। इट इज़ ए पार्ट ऑफ ब्रॉडर इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी टू अचीव सेल्फ रिलायंस। द स्कीम विल हेल्प इन टेक्नोलॉजी अपग्रेडिंग एंड वैल्यू चेन एनहांसमेंट एंड जॉब क्रिएशन। अब USA के क्या कंसर्न है कि इंडिया बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज कर देता है और उसकी वजह से USA का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटिवनेस खो देता है इन द US मार्केट। अब इंडियाज़ WTO कंप्लाइंस आर्गूमेंट क्या है कि इंडिया कहता है कि हम तो नहीं जी WTO कंप्लाइंट हैं। इंडिया कहता है कि द PLI स्कीम डज नॉट मैंडेट एक्सपोर्ट्स और लिंक सब्सिडीज़, इट इज़ ओनली प्रोडक्शन लिंक सब्सिडीज़। हम बस प्रोडक्शन पे सब्सिडी देते हैं, उस प्रोडक्शन को तो हम अपने कंट्री में भी कंज्यूम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसका एक्सपोर्ट ही होना चाहिए, ऐसा कोई मैंडेटरी तो है नहीं कि इस प्रोडक्ट को आप जब एक्सपोर्ट करोगे तभी आपको सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, इंडिया का ये स्टैंस है। द इंसेंटिव्स आर टाइड टू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड आउटपुट, नॉट ट्रेड डिस्टॉर्शन। कंपेयर टू चाइनाज $50 बिलियन इन स्टील सब्सिडीज, इंडिया सपोर्ट इज़ मॉडेस्ट। मतलब चाइना हमसे बहुत ज़्यादा 10-20 गुना ज़्यादा सब्सिडी देता है, हम तो इतनी देते भी नहीं हैं। अभी रिसेंट ट्रेड डेटा क्या है कि इंडिया वाज नेट इम्पोर्टर ऑफ स्टील, जो कि USA इल्ज़ाम लगा रहा है कि इंडिया USA में स्टील एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इंडिया तो स्टील का नेट इम्पोर्टर है इन फाइनेंशियल ईयर 25। इम्पोर्ट्स मेनली कंसिस्ट ऑफ हाई ग्रेड एंड स्पेशलिटी स्टील्स। वाइडर इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं इसके? द डिस्प्यूट रिफ्लेक्ट्स राइजिंग ग्लोबल ट्रेड टेंशंस ओवर इंडस्ट्रियल सब्सिडीज। दिस कुड लीड टू WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट इफ़ नॉट डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व्ड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको अगर कुछ भी चेंज चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।